स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और हमने आज प्रोग्राम में इन तीन राज्यों के जो जबरदस्त नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं उस पर हम लोगों ने बात की। उसके बाद इन तीनों राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, बहुत से नामों पर चर्चा हुई है। अब देखिए, हो सकता है आज या कल में आपको पता भी चल जाए, क्योंकि देवेंद्र ने जो खबर दी कि वो सब कुछ तय है पार्टी के अंदर, वो शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी के सब कुछ निर्धारित हो चुका है, बस वो कन्वे किया जाना जो है वो बाकी है। अब जरा हम बात करते हैं कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीती और उत्तर के दो राज्य वो हारी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसका क्या मैसेज जो है वो हमको पढ़ना चाहिए। पहले कांग्रेस पार्टी और उत्तर भारत की बात करते हैं। उत्तर भारत में कांग्रेस, पूरे उत्तर भारत में आप बल्कि पूर्व से शुरू कीजिए, फिर आइए मध्य भारत के अंदर आइए, उत्तर भारत में आइए और पश्चिम में आइए, तो कहीं कांग्रेस पार्टी नहीं है। एक हिमाचल को छोड़ करके पूरी तरह से इस इतने बड़े भूभाग के अंदर कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है। दक्षिण भारत में उसको दो राज्यों में जीत मिल चुकी है, अब कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में। तो कुल मिलाकर भारत के अंदर अब तीन राज्यों के अंदर भारतीय जनता माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और ऐसा मौका शायद आज से 20-22 बरस पहले आया था, शायद 1998 में, कि तीन राज्य पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद अब ये कल के दिन चुनाव के बाद ये परिस्थिति बनी है। तो कांग्रेस जैसी पार्टी का इतने बड़े हिस्से से गायब हो जाना, बार बार बात होती थी कांग्रेस मुक्त भारत, क्या ये कांग्रेस की सबसे खराब परिस्थिति आप इस वक्त जो देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे खराब परिस्थिति है या नहीं, ये तो 2024 के बाद पता चलेगा। लेकिन आज की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सचमुच ये सबसे खराब परिस्थितियों में से एक। और थोड़ा संदर्भ के साथ मैं बताता हूं, जब हम 98 की बात करते हैं, जब एक समय में जिसको हम कहते हैं कि कांग्रेस में बहुत संक्रमण काल था, फिर सीताराम केसरी, सोनिया गांधी जी का झगड़ा, सीताराम केसरी के साथ बदसलूकी, फिर सोनिया गांधी उभर कर आती हैं, फिर वो एक तरह से कहें कि धीरे धीरे सही हर राज्य में उनके अपने छत्रप हो जाते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के भीतर जो सबसे बड़ी संस्था होती है CWC, उसमें वो सबसे ताकतवर हो जाती है। उसके बाद वो 20 साल तक लगातार अध्यक्ष रहती हैं और उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पावर नहीं थी। NDA था, जो अटल बिहारी वाजपेयी और उस वक्त अटल अडवाणी युग की बात करें तो अलग अलग राज्यों में सहयोग से, समर्थन से सरकारें चलती थी। बीजेपी हर जगह बिग ब्रदर नहीं थी। बिग ब्रदर कहीं शिवसेना थी, कहीं अकाली था, कहीं JDU था, कहीं दूसरे लोग थे। अब बीजेपी बिग ब्रदर है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। अब भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में जहां कांग्रेस सरकार बना रही है, वहां 6.5% से अधिक 6.88% मिले थे 2018 में, और अभी वो 13% से अधिक मत पर चली गई है। भाजपा का प्रत्याशी वो केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों को एक साथ हराता है। मुझे लगता है कि अब की स्थिति जो है वो बहुत साफ दिखा रही है कि जहां विकल्पहीनता रही, यानी जैसे तेलंगाना में केसीआर के सामने भाजपा अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाई, वहीं पर कांग्रेस पार्टी है। और दूसरा, देश के जो मुसलमान हैं, जिसको बार बार हम कहते हैं कि राहुल गांधी क्या किसी को लुभा पाए, हाँ लुभा पाए। तेलंगाना की जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को देना चाहिए। वो बात बेबात जो नरेंद्र मोदी को एक तरह से कहें कि अपशब्द कहते हैं, तो एक संदेश गया कि जो भी एक नेता है जो नरेंद्र मोदी से लड़ता रहता है बिना ये सोचे कि उसकी छवि का क्या होगा, जो नेता हमारे लिए बोलता रहता है, उसका नाम है राहुल गांधी। तो एंटी मोदी और उसमें विशेष करके मुस्लिम मतदाताओं की पहली प्राथमिकता है। लेकिन सवाल यह है, इस वाले आधार पर कांग्रेस कहां जाएगी? ऊपर तो जाति नहीं दिख रही, नीचे ही और ज्यादा जाति दिख रही। इस पर हम लोग आगे बात करें। मुझसे कहा जा रहा है पूछने के लिए, अगर देवेंद्र कोई अपडेट आपके पास हो, जो मुख्यमंत्रियों की हम लोग चर्चा कर रहे थे संभावित अपडेट सारा वही है जो कि पहले मैंने बताया आपको कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये नाम पार्टी के शीर्ष लेवल पर तय हो चुका है। मतलब इसके बाद आप जो भी चीजें देखेंगे कि कोई कोरबा में बैठक हुई, कोई दिल्ली में बैठक हुई, या जयपुर या भोपाल या छत्तीसगढ़ में कोई बैठक हो रही है, पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के नाम होंगे पर्यवेक्षक के तौर पे, वो सारी चीजें महज एक औपचारिकता होंगी, एक प्रक्रिया होगी। औपचारिकता से ज्यादा मैं प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, तो वो एक प्रक्रिया होगी। अन्यथा तीनों राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए नाम तय हो चुका है पार्टी के शीर्ष स्तर पर। अब इस बाबत कोई मंथन होना बाकी नहीं है। कल रात ही क्लैरिटी के साथ तीनों नाम तय कर लिया गया है, ऐसा टॉप सोर्स से हमें जानकारी मिली है। और इसमें एक और बात मुझे लगता है कि एक राजस्थान को लेकर थोड़ी आशंका है।
राजस्थान में वसुंधरा के विद्रोह को लेकर मुझे लगता है शायद यहां भी थोड़ी आशंका होगी, लेकिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वसुंधरा जी ने की, तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जब नए बनेंगे, और ये बात सच है कि शिवराज जी एक हैं जो हो सकता है कि अपनी कुर्सी बचा लें, लेकिन कहीं से विद्रोह की कोई खबर नहीं आ रही। कांग्रेस के संदर्भ में एक ये भी बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि जहां भी सरकार उनकी बनती है पहले ही शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं कि हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में नेता अंदर बात करता है अपने, ये कोई जनता से जुड़ा मुद्दा तो है नहीं कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है ये भी एक डिफरेंस है जिसको बार बार हम लोग पार्टी विद द डिफरेंस के तौर पर कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ये भी होता दिखता है। मुझे लगता है एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी, जो आपका पहला सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि उत्तर भारत की सिर्फ पार्टी है, लेकिन ऐसा रहा नहीं है। कर्नाटक में उसने जिस तरह से जीत की है, मैं जानता हूं कि आंध्र में बीजेपी का किस तरह का बेहतर संगठन जो है वो बना हुआ है, और किसी भी चुनाव में आंध्र में आपको आने वाले चुनाव में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां तक केरल का सवाल है, केरल में बीजेपी का और आरएस का बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छा काम उन्होंने केरल में किया है, और वहां पर भी आपको इनरोड्स जो हैं आने वाले समय में दिखाई देंगे बीजेपी के। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पैन इंडिया जो है अपनी जो संगठन है उसे फैला चुकी है। हमने नॉर्थ ईस्ट में उसका देखा कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में राज्यों में बीजेपी जो है आगे उभर के आई है। तो बीजेपी ने अपने संगठन को धीरे धीरे जो दक्षिण भारत है उसमें बहुत ज्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश की है, और उसमें सफलता भी उसे मिली है। बीजेपी तो इनरोड्स बना रही है, तेलंगाना का चुनाव भी बता रहा है, लेकिन कांग्रेस का पूर्व पश्चिम उत्तर मध्य भारत सब जगह से सफाया हो जाना। कोई ऐसा सोचे कि कांग्रेस की रेलेवेंस भारतीय राजनीति में खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक बड़ा वोट बैंक जो है वो हमेशा कांग्रेस जो है उसको मिलता है, और ऐसा सोचना भी गलत होगा, या मेरे एनालिसिस से भी गलत होगा कि कोई कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा या उसका जो है पूरी तरह से नकार दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। भारतीय राजनीति में एक सशक्त ऑपोजिशन जो है वो बहुत जरूरी है, और अगर कांग्रेस जो है जो कि अभी उस तरह के सशक्त ऑपोजिशन को नहीं दे पा रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में वो भी कोर्स करेक्शन करेंगे। जिस तरह की हार उन्हें देखने को मिली है, जिस तरह से उन्होंने जो कोशिशें की हैं उसका उनको नेगेटिव इफेक्ट मिला है, तो वो भी कोर्स करेक्शन करके अपनी पार्टी में चीजें चेंज करके सामने आएंगे एक ऑपोजिशन की तरह। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब इस चिंता में नहीं पड़ना चाहिए कि मोदी को कैसे रोका जाए। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता ये होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में वो किस तरीके से 50 सीटें अपनी बचा सके। आज उत्तर भारत से कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, और 2024 के अंदर भी उत्तर भारत में वही कांग्रेस का नतीजा निकलने वाला है, तो 2014, 2019 में निकला था। मुझे लगता है कांग्रेस के पास अब सिर्फ दक्षिण के राज्य बचे जहां से वो कुछ सीटें ले सकती है, और जो कांग्रेस ने 52 और 55 सीटें लोकसभा में जीती थी 2019 में, वो दक्षिण राज्यों के भरोसे जीती थी। मुझे लग रहा है कांग्रेस का पूरा ध्यान अब दक्षिण के राज्यों पर होना चाहिए कि किसी भी तरह वो 50 सीटें बचा ले। अगर कांग्रेस 50 के नीचे जाती है तो ये तय मानना है कांग्रेस कि बुरे दिन शुरू होने वाले। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यह तय है कि 303 सीटें से ज्यादा वो कितने सीटें लाएंगे, अब इस बात की चर्चा होगी। एक बार फिर से जरा तीनों राज्यों में, क्योंकि लीडरशिप को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं और दर्शकों को भी रुचि बताई जा रही है इसमें कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये आप जरा एक बार खुल करके बता दीजिए। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ये तो मैं नहीं कह सकता बन रहे हैं, लेकिन नहीं, ज्यादा बात उन्हीं की है। जी हर्षवर्धन जी, विकल्प के तौर पर जो मुझे लगता है, मैं भी इससे सहमत हूं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे, या चेहरा अगर बदलेगा तो प्रहलाद सिंह पटेल सबसे, जिसको हम कहते हैं कि नंबर 1 चॉइस हो सकते हैं। अगर कोई सरप्राइज आ जाए, और देखिए हम लोगों ने तो अलग अलग समय पे देखा है कि पीछे बैठे हुए थे, अचानक धामी जी का नाम आ गया, भूपेन्द्र पटेल पीछे बैठे हुए थे, अचानक हुआ तो लगा कि जैसे वो मतलब उस वक्त उसके लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन चूंकि देवेंद्र बता रहे हैं तो ये बात तो तय है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री तय हैं, और मेरा ये मानना है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, पिछड़ा, दलित और महिला ये कॉम्बो यकीनन होगा, उसके इर्द गिर्द ही मुख्यमंत्री के चेहरे आएंगे। पिछड़ा, दलित और महिला तीनों राज्यों में। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है सौरभ। इस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपोजिशन जिस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल कैसा कदम उठाएगा। फॉरवर्ड किसी चेहरे के साथ तो नहीं जाना चाहेगा। मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात कर लें तो ऑलरेडी ओबीसी फेस हैं। दूसरी चीज की महिलाओं के बीच जो उनकी पॉपुलैरिटी है और लाडली योजना को लेकर इतनी ज्यादा चर्चाएं अगर हो रही हैं, तो समझा जा सकता है कि वो नैरेटिव भी अगर ऑलरेडी बना हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर आप शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी नहीं देते हैं तो वहां पर पार्टी के लिए एक झटका रहेगा मैसेजिंग के हिसाब से। लेकिन उस कंडीशन में अगर बदलना होगा, जो कि पार्टी के भीतर बहुत सारे नेताओं की राय ये थी, और इसमें ये हकीकत के करीब था सौरभ। आप बहुत सारे लोग आपको ये इसमें राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे अगर देखेंगे तो वो मुझे लगता है कि समझना वैसा बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसी दौर में शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की सर्वोच्च इकाई पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी गई थी, तो ऐसा नहीं है कि
शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई राजनीतिक विद्वेष जैसा माहौल किसी बड़े नेता के अंदर हो, बल्कि ये हकीकत थी कि इतने सालों तक, लंबे समय तक रहने के बाद वो स्वाभाविक सी प्रक्रिया थी कि आपके चेहरे को लेकर एक फटीक था, आपके कार्यकर्ता ही आपसे निरुत्साहित हो गए थे। उस कंडीशन में उनके चेहरे को लेकर डिक्लेयर तौर पर नहीं जाया गया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे में नुकसान ही था, लेकिन नुकसान भी था। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए तब पार्टी ने यह बड़ा फैसला किया था कि अलग अलग चेहरों को लेकर उतारा जाए। लेकिन जब इतनी बड़ी मेजोरिटी के बाद शिवराज सिंह चौहान को हटाने का फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो फैसला किया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाए तो उस कंडीशन में एक ही विकल्प बचेगा, प्रहलाद सिंह पटेल का। इसके अलावा किसी और नाम की ना कोई राजनीतिक संभावना नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई उसका इंडिकेशन है। तो इन दो नाम में से आप तय मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए अगर नहीं बदलना है तो स्वाभाविक सी बात है शिवराज सिंह चौहान, अगर बदलना है तो प्रहलाद पटेल। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें तो ट्राइबल स्टेट, इस बार के वोटर्स में महिला और ट्राइबल दोनों का बहुत अहम योगदान रहा है। महतारी वंदन योजना की बात सौरभ जिस प्रकार से हम लोग लगातार करते रहे हैं, आप सोचें कि 90 में से 50 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर महिला वोटर्स ने ज्यादा वोट किया। 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरवा लिया गया था महिलाओं के, और बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी में सौरभ ऐसा था कि महिलाएं 10 रुपए लेके जा रही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास कि हमारा फॉर्म भरवा दीजिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैक्शन कैसा होगा। और वैसे कंडीशन में एक सीजन पॉलिटिशियन महिला जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, वो अगर उनके पास हैं, विधानसभा का चुनाव उनको लड़ाया गया था केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, तो समझा जा सकता है कि वो किस लिहाज से। तो ओपी चौधरी, जो कि अमित शाह ने उनके बारे में ये बोला था कि बड़ा बनाना है इनको, जब चुनाव कैंपेन वो कर रहे थे, तो अगर मेल में जाना होता तो ओपी चौधरी भी जाते, लेकिन क्योंकि फीमेल बहुत ज्यादा सटीक लग रहा है, इसलिए समझा जा सकता है कि रेणुका सिंह पहला वो नाम होंगी जो कि छत्तीसगढ़ पे विचार किया गया होगा कल रात में जब नाम तय किया गया था। तो अब वो नाम फाइनली क्या हुआ इसके बारे में अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशन दिख रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि बहुत प्रमुखता से विचार होगा। राजस्थान की बात कर लें तो अलग अलग नामों पे हम लोगों ने पहले ही विचार किया है, और उस कंडीशन में राजस्थान के बारे में क्लियर कट कोई नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन अर्जुन मेघवाल फ्रंट रनर हो सकते हैं। ये जरूर है कि अगर आप दलित कम्युनिटी के व्यक्ति को बनाते हैं तो उसका रिएक्शन बाकी कास्ट पे कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसका आकलन पार्टी ने जरूर किया होगा अगर इस नाम को तय किया गया है तो। अगर मगर में हम लोग इस लिहाज से बात कर रहे हैं क्योंकि तीनों ही राज्यों के नाम के बारे में इंडिकेशन नहीं है कि कौन सा व्यक्ति होगा। बस ये बताया कि हम संभावनाओं पर बात बिल्कुल, बस ये बताया कि अगर मगर में ही बात होगी, लेकिन ये नहीं, अगर मगर में बात तब नहीं होती अगर हकीकत तौर पर इंडिकेट किया गया होता, तो वो क्लैरिटी रहनी चाहिए कि शीर्ष स्तर से इंडिकेशन सिर्फ हमें ये था, बड़े नेताओं के द्वारा जो जानकारी मिली कि नाम को तय कर लिया गया है, वो नाम कौन से होंगे इसके बारे में कोई ये बता दें वो आज भी डिक्लेयर हो सकता है? नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं होगा, आज तो बिल्कुल नहीं होगा। और जैसा कि प्रक्रिया वही होगी कि विधायक दल की बैठक होगी, केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे, अलग अलग हलकों से आपको ये चर्चाएं आती रहेंगी कि इनका नाम आगे, इनका पीछे, इन पर विचार चल रहा है, इनका पत्ता कट गया, इन नेताओं की बैठक हो रही है, इनको बुलाया गया मिलने के लिए। ये सारी चीजें महज औपचारिकता हैं और नामों को ऑलरेडी कल रात में ही तय कर लिया गया है। दरअसल इसी ये जो देवेंद्र जी ने कहा ना कि अर्जुन राम मेघवाल समीकरण की बात, तो सहमति की उम्मीदवार दिया कुमारी हो सकती है। और जिसको मैं कह रहा हूं ना कि दोनों में से एक राज्य में जब महिला मुख्यमंत्री, तो इन दोनों नामों पर बहुत गंभीरता से बात हो रही है। और दूसरे जो नाम है उनके साथ भी वही प्रतिक्रिया का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मैंडेट की एक सरकार वहां है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन यहां भी एक तरह से बड़े मैंडेट की सरकार हो गई जिस तरह की बात की जा रही है। उसको पता है कि जनता की जो उम्मीदें हैं उनको लेकर साथ चलना, और 24 का चुनाव है तो कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे जिससे कि फिर कोई आंदोलन या कुछ खड़ा हो जाए। यहाँ सौरभ, लेकिन एक चीज ध्यान दे लेना होगा, छोटा सा मैं इनके नाम पे ही जोड़ना चाहूंगा कि जैसे दिया कुमारी में आप देखें तो दिया कुमारी में पॉलिटिकल खतरा राजस्थान के समीकरण के लिहाज से ये होता है कि वहां जाट वर्सेज राजपूत एक राइवलरी रहती है, दोनों डोमिनेंट कास्ट, और राजपूत वहां की सबसे लीडिंग कम्युनिटी नहीं है, जाट वहां की लीडिंग कम्युनिटी है। तो अगर वसुंधरा राजे जो कि जाटों की नुमाइंदगी करती हैं उनको आप ना बनाएं, दिया कुमारी को बना दें, तो उस खतरे का आकलन पार्टी ने जरूर किया होगा अगर दिया कुमारी के नाम पे सहमति बनती है तो। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जैसे देवेंद्र जी ने कहा और हर्षवर्धन जी ने कहा, कौन के नाम पर मैं सहमत हूँ कि वो बन सकते, लेकिन प्रहलाद पटेल के नाम पर मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल, मुझे लगता है कि किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री पार्टी ने चुनाव नहीं करेगी। प्रहलाद पटेल के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर पुराना एक बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है। संघ के साथ उनके बहुत सामंजस्य वाले संबंध नहीं रहे, उमा भारती के करीबी रहे थे,
पुराने कई ऐसे मामले हैं। प्रदेश के जो स्थापित नेता है वह कोई भी प्रहलाद पटेल के नाम पर सहमत नहीं होगा। और मैं खास तौर से बता दूं, शिवराज सिंह चौहान किसी भी स्थिति में प्रहलाद पटेल के नाम पर सहमत नहीं होंगे। वह प्रहलाद पटेल के अलावा किसी और नाम पर सहमत हो जाएंगे। सहमति असहमति वाला प्रश्न है क्या? मुझे लग रहा है कि प्रदेश के अंदर होगा तो ऐसा नाम जरूर आएगा कि जिसके नाम पर विरोध ना हो बहुत ज्यादा। प्रहलाद पटेल के नाम पर संघ को सहमत करना बहुत आसान नहीं होगा। और इसके अलावा जो स्थापित नेता है प्रदेश के, जो वह भी प्रहलाद पटेल के नाम पर सहमत नहीं होंगे। मुझे लग रहा है इनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो एक बड़ा दाव पार्टी लगा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये आउटसाइडर का टैग तो है ही अभी। संघ सहमत होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया पे। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई बदलाव मुख्यमंत्री के पद पे नहीं होने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की परफॉर्मेंस जो है उनको बड़े आराम से ये पद दिलवा देगी। दूसरा, राजस्थान का जहां तक सवाल है, राजस्थान में बदलाव बिल्कुल होगा। मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा नहीं होंगी, लेकिन दिया कुमारी की नाम है। देखिए, अगर पार्टी को ये संदेश देना होगा, उनको ये लग रहा होगा कि जो विपक्षी दल जो है ये कास्ट सेंसस का पूरा या कास्ट उसका पूरा मुद्दा उठा रहे हैं, तब तो वो ये संदेश देगी कि किसी ओबीसी या किसी पिछड़े वर्ग से किसी व्यक्ति को लेके आए। लेकिन अगर पार्टी जो लाइन ले रही है कि हमारी जाति एकदम गरीब है, हमारी जाति ये है, हम महिलाओं और गरीबों को गरीब किसान, तो फिर उनका चुनाव जो है दिया कुमारी भी हो सकती है, जिनको वो ग्रूम करना चाहेंगी एक यंग लीडर के तौर पर। या फिर वहां पर जो है कह सकते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं वहां पर ओम बिरला के मैंने नाम पहले लिया था कि तो ये सारे नाम वहां पर हो सकते हैं। ओम बिरला जी का नाम मुझे नहीं लगता कि लोकसभा अध्यक्ष को अभी हटाया जाएगा, और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल वो ऑलरेडी बहुत शानदार तरीके से उनका पूरा हो रहा है। तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष से हटा के उनको राजस्थान भेजा जाएगा, इसका ना कोई इंडिकेशन है, ना इसकी संभावना नजर आ रही है। तो दूसरी चीज की जो 4 कास्ट की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, वो कहने की बात है। ग्राउंड पे जब आप पॉलिटिक्स करते हो तो उसमें उस हकीकत का भी ध्यान आपको रखना ही होता है। आप ये स्पेस नहीं दे दोगे कि अपोजिशन जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है उसमें सफल हो जाए, और ऐसा कदम आप उठाएं कि अपोजिशन की बात सही लगने लगे। दरअसल वो सफल इसीलिए नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसको हम कहते हैं कि क्या डाइवर्सिफाई कर पाए, क्या वो कर दिया उन्होंने। हर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन है। बड़े पदों पर आप नहीं कह सकते कि कोई एक जाति है जिसका डोमिनेंस है लेकिन उसको गायब कर दिया, ऐसा नहीं है। और आपको मैं गुजरात का उदाहरण ध्यान में देता हूं। जब विजय रूपानी को बनाया गया था तो कहा गया था कि अरे भाई उनकी क्या है, वो तो उनकी जाति तो कहीं कुछ है ही नहीं है। लेकिन जो कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत शानदार था। अभी देखिए, उसके बाद भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। और संघ की बात जब करते हैं कि संघ किसके नाम पर मानेगा, किसके नाम पर नहीं मानेगा, संघ डाइवर्सिफाई करने के लिए जमीन पर काम कर रहा है। सिंधिया जी के नाम पर ऐतराज और सहमति तो अलग बात है, लेकिन सिंधिया जी मुझे लगता है कि वो भी अभी बहुत इसको लेकर, जिसको कहेंगे रिजिड नहीं होंगे, उनको भी अभी खुद को साबित करना है। ये चुनाव उनका नहीं है, ये चुनाव उनका, जिसको कहे ना कि अभी ये पहला चरण है, दूसरा चरण अभी बाकी है। संघ अपने हिसाब से मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में देते हुए देगा, और मुझे लगता है कि उसमें विकल्प बहुत सीमित है। आज समय राहुल जी शॉर्ट में हर्षवर्धन बोल रहे थे, हरियाणा में भी एक एग्जाम्पल है कि आपने जो डोमिनेंट कास्ट है उससे अलग होकर जो है वो मुख्यमंत्री बनाया। तो ये चीजें बीजेपी में हमेशा से रही।